गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। पिछली क्लास में तो हमने ये सीखा था कि सजीव किन्हें कहते हैं और वो निर्जीवों से अलग क्यों होते हैं, उनके लक्षण कौन से हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आज हम सीखने वाले हैं जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी आखिर कहते किसे हैं। देखिए, आप जब भी इधर उधर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कोई भी चीज़ या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, कोई भी जीव एक जैसा नहीं होता। जैसे आप नज़र डालते हो कि कुत्ते होते हैं, है ना, कुत्ते भी सब अलग अलग टाइप के होते हैं ना, बिल्लियां अलग टाइप की होती है, गाय भी अलग अलग तरह की होती है ना सभी। इसके अलावा और एग्जाम्पल ले लो, बंदर भी अलग अलग तरह के होते हैं, काले मुंह का, लाल मुंह का, होता है कि नहीं। पेड़ भी अलग तरह के होते हैं, जैसे नीम के पेड़ होते हैं, मीठी नीम अलग होती है, कड़वी नीम अलग होती है, होता है कि नहीं, है ना। तो एक ही चीज के, अब जैसे भारत के अंदर आप आम की वैरायटी की बात कर लो, आम की भारत में लगभग 1000 जातियां हैं, 1000 तरह के आम भारत में उगते हैं। ये क्या है? ये है जैव विविधता। नाम देखिए इसका, विविधता। विविध प्रकार के, यानी विभिन्न प्रकार के जीवों का मिलना जैव विविधता कहलाती है। इस धरती पर अलग अलग तरह के कई प्रकार के पौधे और कई प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, जिनमें तो अभी हम उनकी बात ही नहीं कर रहे जो आंखों से दिखते ही नहीं है, वरना तो जो सूक्ष्म जीव हैं उनके भी कई प्रकार हैं, कई तरह के जीवाणु हैं इस दुनिया में, कई तरह के वायरस हैं इस दुनिया में, कई तरह की कवक है इस दुनिया में। ये क्या है? इन सबको हम क्या बोलते हैं? जब धरती पर, है ना, एक ही धरती पर अलग अलग तरह के जीव मिलते हैं, उनकी भयंकर संख्या मिलती है, तो उसे हम एक किस नाम से जानते हैं? जैव विविधता। यानी 100 बात की एक बात बनाना चाहें तो हम कहेंगे धरती पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना जैव विविधता कहलाती है। अब कितने प्रकार के जीव हैं? यदि आंकड़ों की बात की जाए, आकलन की बात की जाए, तो अब तक के आकलन से ये पता लगा है कि धरती पर लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जीव जातियां पाई जाती हैं। 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन जीव जातियां इस धरती पर हैं। ये तो आंकड़ों में है, बाकी पता नहीं कितनी होंगी। ये तो वो हैं जिनको हमने देखा है, खोजा है ना, और पता नहीं कितनी होंगी। यानी इस धरती पर बहुत सारे अलग अलग तरह के जीव उपस्थित हैं। ये बात जानते हो सभी, इस बात पर सहमत हो सभी। मतलब धरती पर जैव विविधता है कि नहीं है? ठीक है। अब दूसरी चीज कि ये जैव विविधता अच्छी होती है या बुरी होती है, मतलब धरती पे ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यदि सीधी बात करें तो इतने तरह के जीव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, है ना। जैव विविधता होना अच्छा होता है। क्यों? अब यदि मान लो हम पूछ लें कि जैव विविधता होने से क्या क्या फायदे होते हैं, तो वहां पर आओ आप। यदि जैव विविधता होगी तो हमें अलग अलग तरह का भोजन प्राप्त होगा। जैसे आम की मैंने कहा 1000 जातियां हैं, तो अलग अलग तरह के आम मिलेंगे ना खाने के लिए। किसी में से कौन सा विटामिन मिलेगा, किसी में से कौन सा विटामिन मिलेगा, है ना। अलग अलग तरह के गेहूं मिलेंगे, किसी में से कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलेगा, किसी में जो है विटामिन ए ज़्यादा मिलेगा, ऐसे किसी में प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, ऐसे। तो कहने का मतलब अलग अलग तरह के भोजन मिलेंगे हमको यदि अलग अलग तरह के पेड़ होंगे तो, है ना, जिनसे हम अलग अलग तरह की पोषण आवश्यकताओं को पूरी कर पाएंगे। नहीं, ये पहला फायदा। दूसरा, पेड़ पौधों से और जंतुओं के कुछ भागों से दवाएं भी बनाई जाती हैं, औषधियां तैयार की जाती हैं, है ना। तो यदि अलग अलग तरह के पेड़ होंगे इस धरती पर, तो हमें दवाइयां भी तो अलग अलग तरह की मिलेंगी ना। हमारे अंदर किसी भी तरह का रोग नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि हमारे पास हर तरह की दवा उपलब्ध होगी। यदि ये जैव विविधता नहीं हो और अलग अलग तरह के पेड़ पौधे नहीं हो,
तो फिर ऐसे में हम दवाइयाँ अलग अलग कैसे बनाएंगे और रोगों का इलाज कैसे करेंगे। इसलिए यदि आप चाहते हो कि आपके पास हमेशा अलग अलग रोग की अलग अलग दवा उपलब्ध हो, तो फिर जैव विविधता रखनी होगी, है ना। अच्छा, इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि कोई भी जीव जाति विलुप्त ना हो, इस दुनिया से खत्म नहीं हो जाए, विलुप्ति का खतरा यदि आप उस जाति के ऊपर से टालना चाहते हो, तो धरती पर क्या होनी चाहिए? जैव विविधता। जैसे यदि एक ही तरह के आम का पेड़ होता, एग्जाम्पल के लिए एक ही तरह के आम का पेड़ होता, तो सारी दुनिया उसी तरह के आम को खाने के लिए टूट पड़ती, उसी को खाती, उसके अलावा कोई दूसरा होता ही नहीं। उसको उगाने के बारे में हम सोचते नहीं, उसको तोड़ने के बारे में सोचते, और धीरे धीरे आम के पेड़ों की संख्या कम होती जाती और एक दिन ऐसा आता कि विलुप्त हो जाती, खत्म हो जाती। लेकिन हजारों तरह के आम की वैरायटी है, तो एक चीज विलुप्त नहीं हो रही है, थोड़ा थोड़ा सबका इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सभी को उगा रहे हैं, जिससे कोई चीज विलुप्त नहीं हो रही है। अलग अलग तरह के जीव हैं, है ना, जो खाद्य श्रृंखला बनते हैं। जैसे खाद्य श्रृंखला सुना है कभी आपने? एक जीव को दूसरा खाता है, दूसरे को तीसरा खाता है, ऐसे ही खाद्य जाल होता है। यदि मेंढकों की अलग अलग वैरायटी नहीं होगी, तो सांप एक ही तरह के मेंढक को खाता रहेगा और वो मेंढक विलुप्त हो जाएंगे। और मेंढकों की अलग अलग हजारों वैरायटी होती है, तो सांप, कुछ सांप उसको खा लेते हैं, कुछ उसको खा लेते हैं, कुछ उसको खा लेते हैं, तो सारे मेंढक बचे रहते हैं, सांपों का भी पेट भर जाता है। यानी जीव जातियों को विलुप्त होने से भी हम बचा सकते हैं यदि अलग अलग तरह की जीव जातियां यानी कि जैव विविधता उपलब्ध हो। इसके अलावा प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी ये जैव विविधता मदद करती है। तो इससे हमें चौथा फायदा ये होता है कि प्राकृतिक संतुलन बना रहता है ना। संतुलित खाद्य श्रृंखला और संतुलित खाद्य जाल चलता है। भयंकर रूप से ऑक्सीजन वायुमंडल में जाती है और हमारा भी काम होता रहता है ना। तो प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना हो या फिर किसी एक पेड़ या एक जाति को विलुप्त होने से बचाने का काम करना हो, या अलग अलग तरह की औषधियां बनाना चाहते हो, या अलग अलग तरह का भोजन प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर क्या करना होगा? जैव विविधता बना के रखनी होगी। तो ये आपको इसके लाभ समझ में आ रहे हैं? आपको ये समझ में आना चाहिए सबसे पहले आज की क्लास में कि जैव विविधता आखिर होती क्या है, कितनी है और क्यों होनी चाहिए। क्लियर? डन एकदम? अच्छा, लेकिन यहां से एक दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। मैंने कह दिया अच्छी है, आपने सुन लिया अच्छी है, आपको लग रहा है हाँ सर ठीक है होनी चाहिए, लेकिन यदि इतने तरह के पेड़ होंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे भाई? बायो वाले बच्चों के लिए तो परेशानी हो जाएगी। 1000 तरह के आमों के नाम याद रखने पड़ेंगे, 1000 तरह के कुत्तों के नाम याद रखने पड़ेंगे, ऐसे एक एक का ही वैज्ञानिक नाम याद नहीं होता, तो इन सबके कैसे याद रखेंगे? अध्ययन में परेशानी आ जाएगी ना। कोई बात नहीं, आ जाने दो, लेकिन जैव विविधता होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर हम इसको आसान कर देते हैं थोड़ा सा, कि नामकरण को हम आसान कर सकते हैं। अलग अलग देशों के नामों को एक ही बनाया गया है और एक वैज्ञानिक नाम दिया गया है ना। वो कैसे दिया जाता है, क्या होता है वैज्ञानिक नाम, किसने बताया, उस पर आते हैं अपन सबसे पहले। यानी हम पहुंच रहे हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है नामकरण। देखिएगा, नामकरण या इसी को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। ये क्या होता है? देखिए, आपको पता है एक ही चीज का अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होता है ना। जैसे आम को हम आम कहते हैं, आप इंग्लैंड जाओगे तो मैंगो बोलेंगे, हम भी बोल देते हैं लेकिन वहाँ पर मैंगो ही बोलेंगे, वहाँ आम नहीं बोलेंगे। आप चाइना में जाओगे तो वहाँ कुछ और ही बोलेंगे, जापान में कुछ और ही बोलेंगे, अमेरिका में कुछ और ही बोलेंगे। ऐसा होता है ना। एक ही चीज़ का अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होता है कि नहीं? इससे परेशानी हो सकती है कि नहीं? यदि अलग देश का वैज्ञानिक, जैसे चाइना में आम को कोचिपो कहते हैं
और वो हमसे कहेगा कोचिप्पो, तो हम समझ जाएंगे क्या? या आप उससे कहोगे कि आम, तो वो समझ जाएगा क्या? इस परेशानी को दूर करने के लिए, वैज्ञानिकों के बीच की बातचीत के हल को निकालने के लिए हर जीव का एक विशेष मानक नाम दिया गया है और उस नाम को हम बोलते हैं वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम। वैज्ञानिक नाम क्या है? हर जीव का एक विशेष मानक नाम है वैज्ञानिक नाम, जिससे उसको पूरी दुनिया में जाना जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लो आप, जैसे आम का क्या नाम दिया गया है ना? अभी जब बार बार बात आम की चल रही है तो उसी का नाम ले लेते हैं, है ना? आम का क्या नाम दिया गया है? इसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका। इसको मैंजीफेरा इंडिका के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये क्या है इसका? ये इसका वैज्ञानिक नाम है ना? अब आप चाइना चले जाओ, चाहे जापान चले जाओ, चाहे रूस चले जाओ, कहीं भी जाके बोल दो मैंजीफेरा इंडिका, अगला बंदा समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। वो भी यहाँ पे आके मैंजीफेरा इंडिका बोलेगा तो आप भी समझ जाओगे। तो ये कॉमन नेम हो गया ना, एक सिंगल ऐसा नाम रख दिया कि सारी दुनिया में उसको जाना जाए। उस नाम को हम बोलते हैं वैज्ञानिक नाम, और नाम रखने की इस पद्धति को बोलते हैं नामकरण पद्धति। और नामकरण पद्धति में सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है वो बताऊं मैं आपको, कि नाम रखने की सबसे अच्छी विधि, सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है जिसका इस्तेमाल आज किया जाता है? आधुनिक नामकरण की पद्धति है द्विपद नाम पद्धति। वहीं पर आते हैं अपन। द्विपद नाम पद्धति ये क्या है? ये आधुनिक नामकरण की पद्धति है। आज जितने भी जीवों के नाम रखे जाते हैं इसी पद्धति के आधार पर रखे जाते हैं। ये पद्धति देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जरा सा वहां पर आते हैं अपन। देखिए एक बार, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये पद्धति प्रस्तुत की थी और कहा था कि जब भी आप किसी जीव का कोई वैज्ञानिक नाम रखो तो आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। उन नियमों का पालन करके ही आपको वो नाम रखने चाहिए। कौन कौन से नियम बताए इन्होंने? देखिए जरा। नंबर 1, इन्होंने कहा कि जब भी आप किसी जीव का, चाहे पेड़ हो चाहे जंतु, किसी भी जीव का जब आप नाम रखने जा रहे हो तो नाम एक सिंगल नहीं होना चाहिए, 2 पदों में होना चाहिए, है ना? यानी पहला नियम है कि नाम जो है वो 2 पदों में होना चाहिए। और इसमें भी जो पहला पद है वो पहला पद किसका नाम होना चाहिए? उस जीव के वंश का नाम होना चाहिए। और दूसरा पद किसका नाम होना चाहिए? उस जीव की जाति का नाम होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज देख लो ना आप, एग्जाम्पल भी देखते चलो। यहाँ पे इसका नाम क्या रखा था? मैंजीफेरा इंडिका। तो 2 पद हो गए ना। मैंजीफेरा आम का वंश होता है और इंडिका आम की जाति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दूसरा नियम इन्होंने क्या दिया कि जब भी आप नाम रखोगे तो नाम किस में रखने हैं? लैटिन भाषा में रखने हैं। तो इन्होंने कहा कि हर जीव का नाम हमेशा लैटिन भाषा में रखना चाहिए। लड़ाई खत्म। अमेरिका वाला बोलेगा भाई हमारी लैंग्वेज में रखो, सब उसी से बोलो। भारत वाले बोलेंगे भाई सब हमारे नाम से बोलो, आम बोलो, आम बोलो, है ना? चाइना बोलेगा कि नहीं सब कोचिप्पो बोलो। ऐसे नहीं, ये नाम एक फिक्स कर दिया भाई, जिस नाम को लैटिन में जो कहा जाता होगा वो नाम रखेंगे, है ना? लैटिन भाषा से व्युत्पन्न नामों को ही जगह दी गई। तो दूसरा नियम कि आप नाम रख रहे हो तो लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। तीसरा इन्होंने क्या कहा कि जब भी आप किसी का वैज्ञानिक नाम लिखते हो या प्रिंट करते हो, छापते हो, तो आपको वो नाम जो है ना वो इटैलिक्स में लिखने चाहिए। इटैलिक्स में लिखने का मतलब है तिरछे लिखने चाहिए।
नाम को तिरछा लिखना चाहिए। और यदि आप प्रिंट नहीं कर रहे हो और अपने हाथ से नाम लिख रहे हो कॉपी पे, है ना, और आप तिरछा नहीं लिख पाते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग रेखा भी खींच सकते हो। या तो तिरछा लिखो या फिर अलग अलग रेखा खींचो। वंश के नाम के नीचे अलग रेखा और जाति के नाम के नीचे अलग रेखा खींचनी चाहिए। देखिए, मैंजीफेरा के नीचे अलग लाइन बनाइए ना, इंडिका के नीचे अलग बनाइए ना, ऐसा भी किया जा सकता है। या फिर इसको तिरछा भी प्रिंट किया जा सकता है, तब लाइन खींचने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, लाइन भी एक सिंगल नहीं बनानी है ना, दोनों पदों के नीचे अलग अलग लाइनें रखनी है। अच्छा, चौथा नियम, इन्होंने कहा कि जो वंश के नाम का पहला अक्षर होता है, वो वंश के नाम का पहला अक्षर हमेशा कैसा लिखना चाहिए, बड़ा लिखना चाहिए, है ना। और जो जाति है, जाति, उस जाति के नाम का पहला अक्षर हमेशा छोटा लिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंजीफेरा इसका वंश है ना, तो इस वंश के नाम का पहला अक्षर एम कैपिटल में लिखा हुआ है। और जाति इंडिका है ना, इसके नाम का पहला अक्षर आई कैसे लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। ये चार मोटे मोटे मुख्य नियम हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्या बताया मैंने नहीं, कैरोलस लीनियस ने बताया। कैरोलस लीनियस ने ये कहा कि भैयाओं सुन लो, यदि आप किसी भी पेड़ और किसी भी जंतु का नाम रखने जा रहे हो तो कृपया इन नियमों को पढ़कर जाओ। इन्हीं नियमों के अनुसार उनका नाम रखना चाहिए, क्योंकि आजकल चल रही है मेरी द्विपद नाम पद्धति। सही है। अब कौन से नियम, पहला कि नाम हमेशा दो पदों में रखोगे, नाम हमेशा लैटिन भाषा में रखोगे, नाम को तिरछा लिखोगे, और नहीं लिखा जाता तो वंश और जाति के नीचे अलग अलग रेखा खींचोगे, और वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा लिखोगे और जाति के नाम का पहला अक्षर छोटा लिखोगे। यदि आप ये चारों नियम का पालन कर रहे हो तो आप नाम लिखने जा सकते हो। सीधी सी बात है, ये है द्विपद नाम पद्धति। और इसी वजह से कैरोलस लिनियस को द्विपद नाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है ना, क्योंकि इन्हीं ने सबसे पहले ये नाम पद्धति प्रस्तुत की थी। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं यहीं पर, नियमों में तो नहीं है क्योंकि वो कंपलसरी नहीं है। जैसे कई वैज्ञानिक नाम आपको ऐसे मिलेंगे जिनके लास्ट में एक तीसरा पद भी लिखा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे लिन लिखा हुआ मिलेगा आपको कई जगहों पे। तो जो तीसरा पद होता है ना, वो वैज्ञानिक के नाम का संक्षिप्त रूप होता है ना, उस वैज्ञानिक के नाम का जिसने उस पर अध्ययन किया है। जैसे यहाँ पे लिनियस का लिन लिखा हुआ है, तो ऐसा करना कोई कंपलसरी नहीं है, कर दो तो अच्छा है, नहीं करो तो गलत नहीं है। नाम तो दो पदों वाला ही होता है। यदि आपको वैज्ञानिक का नाम ध्यान है तो आप लिख दो, वरना कोई जरूरी नहीं होता। तो ये तीसरा पद भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई किताबों में आप जब नाम पढ़ते हो तो 3 पदों में मिलता है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको, नामकरण करने के लिए सिर्फ इन नियमों का ही पालन नहीं होता है, कुछ कोड भी इस्तेमाल होते हैं, कुछ और भी नियमावलियां हैं, और उन नियमावलियों को हम क्या बोलते हैं, देखिए, एक तो है ICBN और एक है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इसका पूरा नाम है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ, यहां पे क्या आ जाएगा, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल और फिर वही नॉमेनक्लेचर। ये क्या है, ये ICBN और ICZN नाम देखो, बॉटेनिकल यानी वानस्पतिक नामों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कोड हैं, वानस्पतिक नामों के अंतरराष्ट्रीय कोड, और जूलॉजिकल यानी कि जानत्विक, जंतुओं के जानत्विक नामों के अंतरराष्ट्रीय कोड, है ना। ये ICBN के अंदर
उन कोडों की सारणी है, उन नियमों की सारणी है जो पेड़ों का नाम रखने में मदद करती है। तो जब भी किसी पेड़ का नाम रखना होता है तो ICBN की सहायता ली जाती है, और जब भी किसी जंतु का नाम लिखना होता है तो ICZN की सहायता ली जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि भाई जैव विविधता क्या होती है, कितनी होती है और हमारे लिए क्यों जरूरी होती है। और दूसरी चीज हमने सीखी कि नामकरण पद्धति क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं और ये किसने दी, और इसमें किन नियमों का और किन क्रमावलियों का या नियमों की अवलियों का प्रयोग किया जाता है। आई होप आज की क्लास में आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।